इस वीडियो में हम देखेंगे चीन की डेवलपमेंट का सफर। कैसे एक देश सिर्फ 73 सालों में सुपर पावर बन गया। कैसे चीन आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। एक वक्त था जब चीन के लोग भूख से मर रहे थे। आज चीन के पास इतना पैसा कैसे आ गया कि वो दूसरे देशों को कर्जे दे रहा है। वो देश जिसके पास ना तेल है ना गैस, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक हब कैसे बन गया। कैसे बना चीन दुनिया का नंबर 1 देश। चीन इतनी तेजी से डेवलप कैसे हो गया। चीन की डेवलपमेंट का ये सफर शुरू होता है 1949 में, जब दुनिया के नक्शे पर एक नया देश चाइना आजाद होता है। लड़ाइयों और कुर्बानियों की वजह से माओ जेडोंग को चीन का पहला लीडर बनाया जाता है। इस वक्त चीन के पास ना पैसा था और ना ही तेल और गैस जैसे नेचुरल रिसोर्सेज थे। माओ जेडोंग अपनी कौम को एक सुनहरे फ्यूचर की सोच दिखाते हैं। माओ जेडोंग एक सुनहरा फ्यूचर दिखाकर लोगों की जमीनों और फैक्ट्रियों को अपने कब्जे में ले लेते हैं और सब लोगों को मजदूर बना देते हैं। माओ जेडोंग लोगों से कहते हैं कि सब लोग मजदूरों की तरह काम करके पैसे सरकार को जमा करवाएं। सरकार सब लोगों को रोटी और कपड़ा देगी और बाकी जो पैसा बचेगा उसको सरकार देश की डेवलपमेंट में लगाएगी। लेकिन माओ जेडोंग ने जो सुनहरा फ्यूचर दिखाया था वो कहीं भी देखने को नहीं मिलता, और जो देश 1949 में आजाद हुआ था वो 1978 तक लड़खड़ाने लग गया। हालात इतने खराब हो गए कि लोग भूख से मरने लगे। इसके बाद चीन की बदकिस्मती की काली रात खत्म होती है और 1978 की होती है, और यहाँ से चीन की डेवलपमेंट का सफर शुरू होता है। 1978 में माओ जेडोंग की मौत हो जाती है और एक नया लीडर इस देश का प्रेसिडेंट बनता है। माओ जेडोंग के बाद डिंग शाओपिंग चीन के नए प्रेसिडेंट बनते हैं। डिंग ने अगले 11 सालों में कुछ ऐसे काम किए जिससे चीन की तकदीर बदल गई। डिंग को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि माओ जेडोंग की किन गलत पॉलिसियों की वजह से चीन के हालात इतने खराब हुए हैं। डिंग शाओपिंग ने चीन की पॉपुलेशन को रिसोर्स की तरह इस्तेमाल किया। 1978 तक चीन की आबादी 90 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। डिंग को ये बात मालूम थी कि आगे आने वाला वक्त स्किल्ड लेबर का है। इसी वजह से डिंग ने हर लेवल पर लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया। 1978 से 1988 तक डिंग ने सबसे पहले एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया। जिस जमीन पर अभी तक सरकार का कब्जा था उसे डिंग ने धीरे धीरे प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। यानी जिस जमीन से अभी तक लोगों को सिर्फ जिंदा रहने के लिए रोटी मिलती थी, अब उस जमीन से मिलने वाला सारा प्रॉफिट किसानों का था। डिंग के इस कदम के बाद चीन आहिस्ता आहिस्ता एग्रीकल्चर में इंडिपेंडेंट हो गया। एग्रीकल्चर में सक्सेसफुल होने के बाद डिंग ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर काम करना शुरू किया, और देखते ही देखते एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल की हेल्प से चीन के हालात दोबारा ठीक होने लगे। ये 90s का वक्त था जब दुनिया भर में टेलीफोन और फ्रिज जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की डिमांड थी। इन चीज़ों को बनाने वाले देश थे जापान और साउथ कोरिया, लेकिन जापान और साउथ कोरिया के पास ज़मीन और लेबर की कमी थी। चीन ने अभी तक एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल से जो पैसा कमाया था उसका बहुत बड़ा हिस्सा लोगों को स्किल करने में खर्च कर दिया। यहाँ पर 9 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया, और उसके साथ ही यांग ने चीन में कई वोकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जहां चीन ने अपनी लेबर को डिफरेंट स्किल्स सिखाए। इसका नतीजा ये हुआ कि बाकी देशों की कंपनियां चीन में अपनी फैक्ट्रियां लगाने लगी। साथ ही साथ चीन ने कम टैक्सेस रखकर इन कंपनीज को मजीद अट्रैक्ट किया, क्योंकि चीन में टैक्स कम थे और सस्ती और स्किल्ड लेबर की कोई कमी नहीं थी। इसलिए दुनिया भर के दूसरे देशों से बहुत सारी कंपनियां चीन आने लगी। फिर इन्हीं कंपनियों से सीखकर चीन ने अपनी कई इंडस्ट्रीज डेवलप कर ली, और इन्हीं कंपनियों की बदौलत आज चाइना ने पूरे एशिया पर अपना कंट्रोल कर रखा है। इस तरह साल बदलते रहे और चाइना डेवलप होता गया। जब नई सदी की शुरुआत हुई तब तक अमेरिका और यूरोप के देशों में आईटी के सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट हुई। एप्पल और डेल जैसी कंपनियां यूरोप के देशों में तेजी से ग्रो कर रही थी, लेकिन इन कंपनियों के साथ भी वही प्रॉब्लम थी जो जापान और साउथ कोरिया की कंपनियों के साथ थी। यानी यूरोप में जमीन और लेबर
बहुत महंगी थी। इन कंपनियों को भी लेबर और ज़मीन के मामले में चाइना ही सस्ता ऑप्शन नज़र आया। इसका नतीजा ये निकला कि जो चीन अभी तक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का हब था, वो आहिस्ता आहिस्ता IT सेक्टर का भी हब बनने लगा। लेकिन बदलते वक्त के साथ चीन भी बदल गया। चीन ने अब ये शर्त रख दी थी कि जो भी कंपनी चीन में काम करेगी उसको चीन की किसी कंपनी के साथ मिलकर काम करना होगा। इससे हुआ ये कि चीन ने इन कंपनियों से सीखकर अपना ही एक IT सेक्टर डेवलप कर लिया और चीन के इसी IT सेक्टर से कई मोबाइल कंपनियां भी निकली, जैसा कि Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus, Huawei और Realme जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां। और यही वजह है कि चीन आज सुपर पावर बन चुका है। चीन की डेवलपमेंट की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए गारंटेड एनालिसिस को सब्सक्राइब